आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आखिरी लेक्चर है, लेक्चर 25 वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो हमने एक महीने क्या 1.5 महीने में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर दी है। अमेरिकन रेवोल्यूशन से शुरू हुआ, नहीं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन से शुरू हुआ, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सब कवर्ड है बहुत अच्छे से। ये समझ लीजिए किताब से ही मैंने आपको पढ़ाया और बाकी जितनी मेरी नॉलेज है सब आपको दे दी है, ठीक है। और फाइनल हम देखेंगे अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट। अब दोस्तों आप सोचेंगे, देखिए हमने कितनी सारी चीजें कंप्लीट कर दी, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता ही हूं कि आप 1 सेकंड में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। 1 सेकंड लगेगा, ये गुरु दक्षिणा है, सब फ्री है। तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करिए और उसकी जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इतना आपको करना है, क्योंकि 60% लोग स्टूडेंट्स देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये मत किया करिए सब्सक्राइब, बस 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो हम आज अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। अब हमने पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, मतलब पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर ली। ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, वो भी हमने पूरी कंप्लीट की हुई है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कंप्लीट की हुई है। एंशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट की हुई है दोस्तों। करंट अफेयर हमने पिछले 1.5 साल के कंप्लीट किए हुए हैं। अब दोस्तों हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फोकस करेंगे, और 20 तारीख से कल मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, वो मैं एक लेक्चर कवर करूंगा। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको क्या पढ़ने की जरूरत है यूपीएससी के लिए। साथ ही साथ 20 तारीख से एक दिन छोड़ के 20 जुलाई से, मतलब नरसों से, मैं दोस्तों हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको इग्नू बुक्स, जो इग्नू का कोर्स है, एमए सेकेंड ईयर का जो पूरा कोर्स है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, वो मैं कंप्लीट करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों और भी ऑप्शनल किताबें मैं रिव्यू करूंगा। तो अब कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट पे चैप्टर लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। फिलहाल हम अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे ये लेक्चर देखेंगे और ये लास्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, हमारे स्टडी ग्लोस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको शायद इसराइल दिख भी नहीं रहा होगा, दिख रहा है? अरब कंट्रीज आप देखिए, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है। यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सब गल्फ कंट्रीज हैं। सब कुवैत मतलब कुवैत बोल दिया इराक, ठीक है, सब अरब, इजिप्ट, ठीक है, ये लीबिया, ये तो खैर नॉर्थ अफ्रीका में है। तो आप देख सकते हैं ना, ये सीरिया, ये अरब कंट्रीज हैं, देखा आपको, ठीक है। अब आप ये देखिए जरा, इसराइल आपको कहां दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? ये छोटा सा है इसराइल, ये छोटा सा इसराइल है। और इतने बड़े बड़े देश इसराइल को हराने में नाकामयाब रहे। इनफैक्ट इसराइल ने इनके एरियाज को छीन लिया था, अच्छा खासा एरिया छीना था। ये जो आपको ये ट्रायंगल में दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं पेन से ड्रॉ करके, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, ये तक इसराइल ने छीन लिया था, इजिप्ट का था ये। हर किसी को इसराइल ने दर्द दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया ने इसराइल को दर्द दिया है। ज्यूज, यहूदी, एक ऐसी कम्युनिटी जिनको पिछले 2000 सालों से परसिक्यूट किया जा रहा है। इन पे आरोप लगता है, अब हम बहुत ज्यादा एंशिएंट तो नहीं जाएंगे, लेकिन इन पे आरोप ये लगता है कि इन्होंने धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ की। जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन था उसमें इनका हाथ था। ऐसा बोला जाता है कि यहूदी श्रापित है, लेकिन इस तर्क की वजह से इन ये जहां जाते हैं इनको परसिक्यूट किया जाता, मारा जाता है इनको, ज्यूज को। और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ज्यूज थे, आप नोबेल प्राइज जो विनर्स हैं उनकी लिस्ट उठाइए, आपको आधे से ज्यादा लोग ज्यूज मिलेंगे, सबके सब यहूदी, सबके सब नहीं, आधे से ज्यादा, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन तक यहूदी थे, ठीक है। तो यहूदियों को कभी भी अपना देश मिला ही नहीं, अपना लैंड मिला ही नहीं। ओरिजिनली ये लोग इसराइल के रहने वाले थे, आप समझ रहे हैं। और देखिए कितना छोटा है, लेकिन आज देखिए इसराइल मिलिट्री में नंबर 1, इंटेलिजेंस एजेंसी तो मुसाद, तो इनकी अब क्या कहने। अगर इनके एक नागरिक को कोई भी देश मारता, कोई आतंकी संगठन मारता, तो इनकी जो मुसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है, ढूंढ ढूंढ के मारती है। भले कितना साल लग जाए, कितने साल लग जाए, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी एक एक आतंकी को ढूंढ ढूंढ के मारेगी। खूब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है इसराइल में। कंपनी भले ही अमेरिका में है, चाइना में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑपरेट कहां से? सब इसराइल से। बहुत अमीर है इसराइल, बहुत पैसा है, अंदर स्टेबिलिटी है। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं,
बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, इसराइल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं रहती, ठीक है। यहां पे हमेशा गठजोड़ कोलिशन पार्टी बनती है, लेकिन जब भी देश की बात आती है तो ये सारी पार्टीज एक हो जाती हैं, समझ रहे हैं। तो इसराइल इतना छोटा है, लेकिन दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर मैप है, ये देखा ना, ये छोटा सा आपको इसराइल दिखा, ये वाला। आप थोड़ा सा इसराइल की हम हिस्ट्री जानते हैं, फिर ज्योग्राफी पे आएंगे। चलिए पहले ज्योग्राफी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये है इसराइल। अब इसकी जो कैपिटल है ये है तेल अवीव। देखिए इसराइल जो है, इसराइल को होली लैंड लेवेंट बोला जाता है। क्यों? इसराइल को पवित्र धरती इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे है यरूशलेम। दुनिया का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम को बोला जाता है। रिलीजन की बात करें दोस्तों, तो एक होते हैं इब्राहिमिक, एक होते हैं नॉन इब्राहिमिक। नॉन इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो उसमें आता है आपका हिंदुइज्म, जिनके कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन पेट्रियार्क इब्राहिम नहीं थे, सीधी बात है, ठीक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब आपके नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में आ जाएंगे। इब्राहिमिक रिलीजन कौन है? तीन। सबसे पहला रिलीजन है जुडाइज्म, जिनको यहूदी, ज्यूज जिनको फॉलो करते हैं, इनके मंदिरों को सिनेगॉग बोला जाता है, यह है पहला। दूसरा है क्रिश्चियनिटी, जिनके कॉमन पेट्रियार्क जो है वो इब्राहिम थे, इब्राहिम मैसेंजर वो आए थे, ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी। तीसरा है इस्लाम। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो लास्ट मैसेंजर थे, ठीक है, इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये तीन इब्राहिमिक रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। अब अभी आप नॉन इब्राहिम रिलीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इब्राहिमिक रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए, तीनों के लिए सबसे पवित्र स्थान है यरूशलेम। यहां पे टेंपल ऑफ माउंट है। यरूशलेम की बात करें दोस्तों तो इजराइल बोलता है कि ये हमारी कैपिटल है, लेकिन आप अपना भी देश बना सकते हैं, इंटरनेशनल इसको मान्यता नहीं है। सब जगह सारे देशों की एम्बेसी आपको तेल अवीव में मिलेगी। यरूशलेम का भी इंटरनेशनल कंट्रोल नहीं है, मतलब इंटरनेशनल कंट्रोल है, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस यरूशलेम को देखता है, ठीक है। इसके ईस्ट में आपके मुस्लिम मिलेंगे आपको, वेस्ट में आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, और बीच में है आपका टेंपल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेंटर में यहां पे बहुत सारी रिलीजियस साइट हैं, 120 से ज्यादा चर्चेस है यरूशलेम में, 70 से ज्यादा मॉस्क है, मस्जिद है यरूशलेम में। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने अपना पूरा जीवन यरूशलेम में बिताया, आप समझ सकते हैं, यरूशलेम में ही इनको क्रूसिफाई किया गया जीसस को। तो यहां पे बहुत सारे चर्चेस हैं। तो क्रिश्चियनिटी के लिए यरूशलेम सबसे पवित्र स्थान। इस्लाम की बात करें दोस्तों, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो यहां पे अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको, पिक में दिखा देता हूं लास्ट में। ये देखिए अल अक्सा मस्जिद है, ये डोम ऑफ द रॉक है ना, ये इस्लाम के पवित्र स्थान, पवित्र स्थल मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का जो तीसरा सबसे पवित्र स्थल है वो है यरूशलेम। यहीं से ही प्रॉफिट ने जन्नत की यात्रा की थी, प्रेयर्स बताई थी। और जुडाइज्म के लिए, जुडाइज्म तो यहीं से ही उभरा। वेलिंग वॉल आपको देखने को मिलेगी, जहां पे ये जो यहूदी है वो आके रोते हैं, ठीक है। टेंपल ऑफ सोलोमन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टेंपल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, सेकंड टेंपल। तो यहूदियों के लिए, ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और इस्लाम के लिए यह सबसे पवित्र स्थान है यरूशलेम, समझ रहे हैं। अब यह पूरा का पूरा एरिया पैलेस्तीनियों के पास था, फिलिस्तीनियों के पास था। हिंदी में फिलिस्तीन, इंग्लिश में पैलेस्तीन, ठीक है। बेथलेहम आप देख सकते हैं, यहां पे जीसस क्राइस्ट का, जीसस ऑफ नाजरेथ, यहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको डेड सी मिलेगा। डेड सी, ये इतना ज्यादा डेड है, इतनी ज्यादा सैलिनिटी है कि अगर आप इसमें डूबेंगे तो कभी मरेंगे नहीं। ये जॉर्डन रिवर है, ये जॉर्डन है, ये वेस्ट बैंक का जो एरिया है ये जॉर्डन के पास था। और ये गाजा जो है, गाजा स्ट्रिप, आज यहां पे भर भर के हिंसा होती है, ये वाला इजिप्ट के पास था। पहले ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पैलेस्तीन था, लेकिन धीमे धीमे यहूदियों ने इन एरिया को लेना शुरू किया। कैसे इन एरिया को लेना शुरू किया? देखिए यहां पे ये जो लैंड है ये यहूदियों का था, ठीक है, यहां पे यहूदी रहते थे, लेकिन धीमे धीमे यहूदियों को परसिक्यूट किया जाने लगा। पहले आता है हेलेनिस्टिक पीरियड।
हेलेनिस्टिक पीरियड में जब ये इस पूरे एरिया पे अलेक्जेंडर का कब्जा हुआ, तो क्या हुआ, इजिप्ट पे अलेक्जेंडर का कब्जा हो गया था, ठीक है। तब यहां पे यहूदियों को मार मार के भगाया गया। और दोस्तों इसी दौरान दोस्तों क्रिश्चियनिटी भी उदय हो गया, ठीक है। देखिए हेलेनिस्टिक पीरियड जो है वो 332 बीसी से लेकर 110 बीसी तक चला। इससे पहले जुडाइज्म आ गया था, ज्यूज यहां पे रहते थे। मैंने बताया ना, यरूशलेम में फर्स्ट टेंपल सोलोमन ने बनवा दिया, ठीक है। सेकंड टेंपल, फिर फर्स्ट टेंपल को जब डिस्ट्रॉय किया, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं अगर यरूशलेम की, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये यहूदियों का था। लेकिन यहूदियों को क्रिश्चियनिटी में, मैंने अभी आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफाई किया गया तो उसमें यहूदी शामिल थे। पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखिएगा आप मेल गिब्सन की, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें आखिरी के 24 घंटे दिखाए हैं जीसस क्राइस्ट के। तो उसके बाद जहां यहूदी जाते थे, जब क्रिश्चियनिटी फैली पूरे यूरोप में, जब क्रिश्चियनिटी, रोमन एम्पायर जब आया, तब क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन बन गया। रोमन एम्पायर जो है वो 63 बीसी में स्टैब्लिश हो गया, ठीक है ना। रोमन रूल जो है, इजराइल को रोमन्स ने 63 बीसी से लेकर 324 एडी तक रूल किया, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद बाइजेंटीन एम्पायर आया, वो सब मैंने कवर किया। रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, अब देखिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इजराइल जो है वो पूरा रोमन्स के पास था, पूरा यूरोप जो है वो रोमन एम्पायर कहलाता था एक समय पे, ठीक है ना। 63 बीसीई से लेकर अगर रोमन एम्पायर की बात करें तो 13th सेंचुरी तक, 1300 सालों तक पूरा पीरियड था, ठीक है। तो इजराइल जो है वो रोमन्स के पास था। अब यूरोप में क्या, यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई। जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैली तो यहूदियों को बहुत मारा, जहां मिलते थे यहूदियों को मार दिया जाता था। फिर इस्लाम का उदय होता है 632 एडी में, राइज ऑफ इस्लाम पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा। इस्लाम का उदय होता है, वहां पे इनकी थोड़ी सी पोजीशन अच्छी हुई, क्योंकि बहुत सारे यहूदी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो इस्लामिक पीरियड में यहूदियों की कंडीशन कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हुई। 638 से लेकर 1100 एडी तक ये पूरा का पूरा पीरियड चला, इस्लामिक पीरियड। यहां पे यहूदी जो है वो फले फूले, और इसको जूइश गोल्डन एज भी बोला जाता है, आप समझ रहे हैं। जूइश गोल्डन एज यहीं से शुरू हुई। यहूदी जो है वो बिजनेस को उन्होंने बढ़ाया, ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा कमाया इन्होंने, बैंक्स डेवलप किए। फिर आता है सबसे खतरनाक क्रूसेडर्स पीरियड। यरूशलेम के लिए धर्म युद्ध शुरू हो गया। यरूशलेम किसका है, इस्लाम का कि क्रिश्चियनिटी का। फ्रांस से बकायदा क्रूसेड से जाते थे, धर्म युद्ध छेड़ दिया कि फ्रांस से, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये मुस्लिम्स के पास आ गया था जब इस्लाम का उदय हुआ, क्रिश्चियंस को खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्रूसेडर्स पीरियड शुरू होता है और ये काफी टाइम तक चला। अगर क्रूसेडर्स की बात करें तो टोटल 8 से 9 क्रूसेड्स हुई थी, जिसमें से शुरू की 4 क्रूसेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1099 से लेकर 1260 तक, मतलब पूरा 13th सेंचुरी तक चली। तब भी यहां पे यहूदियों को मारा गया। तो आप देख रहे हैं कि यहूदियों को परसिक्यूट किया जाता रहा है। फिर मामलुक पीरियड आया, तब भी इनको मारा गया। फिर ये पूरा एरिया ऑटोमन के पास आया, तब भी इनको मारा गया। और अल्टीमेटली ये लोग जाके अमेरिका में 19th सेंचुरी आते आते अमेरिका इनके लिए सेफ हेवन बना। और ज्यादातर जो ज्यूज थे यहूदी, तो वो पोलैंड में सेटल हुए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ज्यादातर ज्यूज जो थे वो या तो पोलैंड में थे, 50% से ज्यादा ज्यूज पोलैंड में थे। तभी तो हिटलर ने जब पोलैंड को इन्वेड किया, सबसे ज्यादा ज्यूज यहूदी वहां पे मारे गए, क्योंकि यहूदी वहां बहुत रहते थे। और हिटलर ने सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआती पोलैंड के इन्वेजन से हुई। आप देख लीजिएगा, उसमें मेरा लेक्चर है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है, आप समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों 19th सेंचुरी आते आते जायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होने लगी। सारे यहूदी एक हो गए, इंटेलेक्चुअल्स एक हो गए और अपनी जमीन की मांग करने लगे। इसमें ब्रिटिश ने बोला कि हम तुमको जमीन देंगे, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुमको जमीन देने वाले हैं। जो यहां के लीडर थे, यहूदियों के जो लीडर थे, थियोडोर हर्जी, 1890 में पहली जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई और यहां पे ब्रिटेन ने वादा किया कि हम आपको जमीन देंगे, क्योंकि अभी तक यहूदियों को कोई जमीन नहीं। समझ रहे हैं। ये सब पूरा एरिया जो है वो पैलेस्तीन, ये देख सकते ना आप, ये पूरा पैलेस्तीन था 1947 तक। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों से, बहुत सारी कम्युनिटी से यह वादा किया था कि एक बार वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा तो हम तुमको बहुत कुछ दे देंगे। इसमें इजरायलीज भी थे, जो इसमें यहूदी है वो भी थे। यहूदियों को भी वादा किया था, जिसको बैलफोर डिक्लेरेशन बोला जाता है 1917। लेकिन दोस्तों यहूदियों से वादा तो कर दिया कि हम तुमको जमीन दे देंगे, परेशान मत हो, तुम वापस इजराइल में आओ, यहां पे रहो। लेकिन एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली, एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर लिया ब्रिटिश ने, जिसको साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट भी बोलते हैं।
और यही आज भी यही मुसीबत की जड़ है, पूरे पैलेस्तीन में यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है, मतलब पूरे इजराइल में अगर हम बात करते हैं तो। साइस पिकॉट एग्रीमेंट क्या कहता है? एक सीक्रेट ट्रीटी थी इधर, बैल्फोर एग्रीमेंट, और एक सीक्रेट ट्रीटी यहां पे, मतलब सीक्रेट एग्रीमेंट ब्रिटिश ने साइन किया कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना पैलेस्तीन, ये पूरा का पूरा एरिया ये ब्रिटिश, यूके और फ्रांस में बट जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है। और यहां पे पैलेस्तीन यूनाइटेड किंगडम में पूरे पैलेस्तीन पे रूल करता था। रूल मतलब इसको मैंडेट बोला गया, यूके मतलब ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्तीन, मतलब पूरा ये आप समझ लीजिए कि ब्रिटेन के पास था, ब्रिटेन की पूरी चलती थी यहां पे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद था। तो इजराइल से जो वादा किया वो तो मिला नहीं, और ब्रिटेन ने सबके साथ ये बोला, वर्ल्ड वॉर 1 में कुर्दों से भी उन्होंने यही बोला, भारत से भी उन्होंने यही बोला कि एक बार हमारे साथ लड़िए, हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ और ब्रिटेन जीता, वर्ल्ड वॉर 1 पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, तो किसी को कुछ नहीं दिया, ऊपर से और ज्यादा स्ट्रांग हो गया ब्रिटेन, ठीक है। और पैलेस्तीन को अरब वर्ल्ड को बोला कि हम आपको दे देंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। अरब वर्ल्ड, क्योंकि देखिए अरब वर्ल्ड जो था ना, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर 1 का जब लेक्चर लिया था, तो वर्ल्ड वॉर 1 देखिए एक तरफ तो थे जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, ये दोनों ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, ये तीनों साथ में लड़ रहे थे। और तीसरी तरफ से एलाइट, पूरी दुनिया साथ थी, एलाइट फोर्सेस। तो अरब जो था वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था, आप समझ रहे हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये भाई ऑटोमन के पास था, आप समझ रहे हैं ना, इजराइल जो है वो ऑटोमन के पास था। तो यहां पे ब्रिटेन ने ये वादा कर दिया अरब से कि आप हमारा साथ दो, पैलेस्तीन हम आपको दे देंगे। ये चीज आप समझे, ये हुआ बेसिकली, ठीक है। अब दोस्तों जब इजराइल को यह लगा कि यार हमको कुछ मिलना नहीं है, यहूदियों को यह लगा, एकमात्र यहूदी देश है अब इजराइल, ठीक है, और यहूदियों को यह लगा कि यार हमको कुछ मिलना नहीं है, तो यहूदियों ने यह बोला, यहूदियों ने पैलेस्तीन में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जमीन खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, यहां पे पैलेस्तीनियों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया। अब पैलेस्तीन को लगा ठीक है थोड़ी बहुत जमीन खरीद रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, 1919 से लेकर 1947 तक इतना एरिया जो व्हाइट में है ना, ये उस समय इसराइल के पास था, ठीक है। जमीन खरीदना शुरू कर दी, और जहां पे ये जमीन खरीदते थे इसराइल, क्या यहूदी क्या करते हैं, जहां पे जमीन खरीदते हैं वो पूरा एरिया अपने पास लेंगे और दीवार खड़ी कर देंगे बड़ी बड़ी, और आर्मी वहां पे बैठा देंगे। तो उस समय भी यही करते थे। पहले तो पैलेस्तीन ने पैसे के चक्कर में, कुछ जो लोग थे उन्होंने दे दिया, लेकिन बाद में इसराइली यहां पे आ गए, और जो पॉपुलेशन थी वो 30% तक, ज्यूइश पॉपुलेशन जो है वो 20 से 30% तक बढ़ गई, ठीक है। और वहां पे पैलेस्तीनियों को मार भगाया। अब पैलेस्तीन का मूड खराब, कि अब क्या करें, ठीक है। ये जब देखा तो अरब्स ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटेन के खिलाफ जब रिवोल्ट किया तो ब्रिटेन, अभी मैंने बताया ना कि पैलेस्तीन ब्रिटेन के पास था, और ब्रिटेन ने अरब्स को बोला था कि हम आपको पैलेस्तीन दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहां पे अरब्स ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। अब उसमें जो ज्यूज है वो ब्रिटेन के साथ लड़ाई किए, इस उम्मीद में कि हमको ब्रिटेन सपोर्ट करेगा। लेकिन ब्रिटेन जब ये लड़ाई जीता तो ब्रिटेन ने कुछ नहीं किया यहूदियों के लिए। फिर शुरू होता वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों 1942, इतिहास का सबसे काला चैप्टर, जूइश होलोकॉस्ट शुरू होता है। इससे पहले भी ये लोग रशिया गए, रशिया में पोग्राम चलाए गए, यहूदियों को मारा जा रहा था, जहां गए इनको मारा गया है। जूइश होलोकॉस्ट 1945 आते आते जो हिटलर का फाइनल सोल्यूशन था, 60 लाख यहूदियों को निपटा दिया गया, गैस चेंबर में मार दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने इसकी चर्चा की है, ठीक है। अब यहूदियों का मूड खराब हो गया कि अब तो हम नहीं करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यहूदियों ने यहां पे क्या हुआ कि यहूदी यहां पे थे, ज्यूज यहां पे रह रहे थे। अरब वर्ल्ड जो था, ठीक है, अरब वर्ल्ड में कौन कौन आएगा आपका दोस्तों, यहां पे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। अरब वर्ल्ड ने यहूदियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और शुरू होती है हमारी फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। आप समझ रहे हैं, अरब कंट्रीज ने 1948 में इन्वेड कर दिया, लेकिन ये इजरायली इतने ताकतवर थे, साथ ही साथ अमेरिका का पूरा सपोर्ट रहा है। वेस्ट कंट्रीज जो है वो इजराइल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, अमेरिका का पूरा इजराइल को सपोर्ट रहा है। इजराइल इन पैलेस्तीनियों को, अरब वर्ल्ड को खदेड़ने में कामयाब हो गया, ठीक है। यहां पे दोस्तों इजिप्ट भी उस समय नया नया आजाद हुआ था। अगर इजिप्ट की बात करें, नया आजाद क्या, आजाद भी नहीं हुआ था, ठीक है, वो ब्रिटेन के पास ही था, वो तो अभी बाद में होगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो भैया ऐसा है कि 1948 में फर्स्ट अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हुई, लेकिन इसमें इजराइल जीता। 1947 में इनके पास इतनी जमीन थी, और 1948 आते आते जब अरब ने इजराइल को इसलिए इन्वेड किया कि ये पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
इसराइल ने, यहूदियों ने और एरिया अपने पास ले लिया। तो 1948 में ये इतना एरिया, फिर यूनाइटेड नेशंस ने बाकायदा प्लान बनाया, रेजोल्यूशन पास किया। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो रेजोल्यूशन का नाम क्या था, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रेजोल्यूशन पास किया और इसराइल और पैलेस्टीन को पार्टीशन कर दिया, उसका पार्टीशन हो गया। आप समझ रहे हैं, ग्रीन वाला एरिया पैलेस्टीन के पास और ये व्हाइट वाला जो एरिया है ये आपका इसराइल के पास रहेगा। साथ ही साथ ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन के पास रहेगा, और गाजा ये इजिप्ट। तो कुछ रहा इसराइल के पास तो कुछ पैलेस्तीन के पास तो कुछ रहा ही नहीं। अब जो कंडीशन इसराइल की थी अब धीमे धीमे पैलेस्तीनियों की होगी, फिलिस्तीनियों की यही कंडीशन होती जाएगी। आप समझ रहे हैं। अरब इजरायली वॉर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1948-49 का। इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने मिलकर, और हमेशा याद रखिएगा अब जितने भी आगे वॉर्स होंगी उसमें इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजिप्ट ने इस लड़ाई को खत्म किया, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों 1949 से लेकर 1967 तक। मैंने पीपीटी में दोस्तों ये सब लिख दिया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। 1949 से लेकर 1967 तक कहानी आगे बढ़ती है। और 1967 इस दौरान दोस्तों इसराइल जो था वो बहुत एग्रेसिव था। इसराइल की जो मुस्साद थी बड़ी ताकतवर हो गई थी, इसराइल की मिलिट्री बहुत ताकतवर हो गई थी। इसराइल ने भर भर के इनोवेशन किए, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ अमेरिका तो इसराइल का दोस्त था ही, भारत भी हमेशा इसराइल का दोस्त रहा है, ठीक है। भाई भाई आपने देखा अभी जब बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे तो कैसे मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू गले मिले थे। अच्छी बात है, इसराइल बहुत ताकतवर, बहुत ही तगड़ा देश है, ठीक है। तो इसराइल ने बहुत सारे जासूस छोड़ दिए थे। एली कोहेन इसमें बहुत फेमस जासूस हैं। आपने नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी होगी एली कोहेन के नाम से, बड़े फेमस जासूस। वो अरब की आर्मी में, इजिप्ट की आर्मी में बहुत बड़ी पोजीशन पे चले गए थे, ठीक है। लेकिन बाद में पता चल गया कि इसराइल के ये वो हैं, जासूस हैं। अब इसका फर्क ये असर ये हुआ दोस्तों, इसराइल ने अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया कि 1967 में बहुत इंपॉर्टेंट वॉर होता है जिसको 6 डे वॉर बोला गया। ये जुलाई में हुआ, जुलाई फर्स्ट वीक में हुआ, और एक ही हफ्ते में 6 डे वॉर खत्म हो गया। अब 6 डे वॉर क्या था दोस्तों, आप ये मैप में देखिए जरा। 6 डे वॉर बेसिकली ये था, ये जो इजिप्ट आप देख रहे हैं ना, इजिप्ट, ये इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर प्लान बनाया, ठीक है। क्या प्लान बनाया? प्लान ये था, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर ये बनाया कि हम इसराइल को अटैक करेंगे। बाकायदा पूरा प्लान था, और जो भी इसराइल के पास टेरिटरी है वो हम छीन लेंगे। लेकिन इसराइल, जैसा कि मैंने बताया, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कमाल की है, इसराइल को उसकी भनक पड़ गई। इससे पहले इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया इनके ऊपर अटैक करते, इसराइल ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, सरप्राइज अटैक, ठीक है। इसराइल के प्लेन्स गए, इन सबके ऊपर अटैक कर दिया। जॉर्डन और सीरिया के जो एयरफील्ड्स थी बर्बाद कर दी, पूरी एयरफोर्स को, जॉर्डन सीरिया की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। और ग्राउंड फाइटिंग में भी दोस्तों इसराइल ने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई, इजिप्ट भी हार गया, जॉर्डन भी हार गया, सीरिया भी हार गया। इतने बड़े बड़े देश मिलके, अब देखिए जरा मैप में देखिए आप, ठीक है, ये इतना बड़ा है इजिप्ट, ठीक है, ये इतना बड़ा है आपका सीरिया, ये जॉर्डन, इतने बड़े बड़े देश मिलके इसराइल को नहीं हरा पाए, बल्कि पैलेस्तीन भी यहां पे थे, ठीक है। अच्छा, इसी दौरान पैलेस्तीन का क्या है, पैरेलली दोस्तों एक और स्टोरी चल रही है। वो स्टोरी ये है 1967 में, पहले मैं बता देता हूं कि 6 डे वॉर के नतीजे क्या रहे। 6 डे वॉर का नतीजा ये रहा कि पैलेस्तीन का एरिया और कम हो गया। आप देख सकते हैं ना, ये देख सकते हैं पैलेस्तीन का एरिया कितना कम हो गया और इसराइल के पास अब कितना कुछ आ गया है। यहां तक दोस्तों इसराइल ने जो गोलन हाइट्स है, और जो आपका सिनाई पेनिनसुला है, और जो गाजा स्ट्रिप है, जो वेस्ट बैंक है, इसराइल ने सब कुछ, पूरा का पूरा एरिया इसराइल, ये पैलेस्तीन तो इसराइल के पास आ ही गया था। साथ ही साथ इजिप्ट का ये वाला जो सिनाई पेनिनसुला देख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी इनके पास आ गया था। इधर जो ऊपर मैं आपको गोलन हाइट्स दिखाता हूं, ठीक है, ये जो गोलन हाइट्स है ना सीरिया का, ये इनके पास आ गया था। ये वाला जो सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये स्ट्रेट ऑफ तिरान है, ठीक है ना, यहीं से ही आप देख रहे हैं ना, छोटा सा स्ट्रेट है, शायद आपको, मे बी आपको नहीं दिखेगा, यहां पे दिखेगा क्या, बहुत मुश्किल। अच्छा हाँ ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, हल्का सा दर्रा जो है, ये स्ट्रेट ऑफ तिरान है। इसको ब्लॉक करने की पूरी तैयारी थी। इसराइल का पूरा जो भी इसराइल जो समुद्री रास्ता, जो उसका समुद्री ट्रेड होता है, समुद्र से जो बिजनेस करता है, जो शिप जाते हैं, वो इसी स्ट्रेट ऑफ तिरान से जाते हैं। तो इजिप्ट ने सोचा हम इसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन 6 दिन के अंदर अंदर इसराइल ने इन तीनों देशों को हरा दिया, ठीक है। और ये सारा एरिया जो है वो इसराइल के पास आ गया। तो इसराइल ने अपनी जमीन को और ज्यादा बढ़ा लिया, मूड खराब हो गया। अब दोस्तों इतना कुछ होगा, इजिप्ट की बड़ी छीछाल इधर, ठीक है, क्या करें। अब इधर पैलेस्तीन के क्या हाल है,
ये तो चलिए, पैलेस्तीन में दोस्तों एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं यासिर अराफात, जो कि पैलेस्तीन के पहले लीडर थे, पहले प्रेसिडेंट भी बने ये 1993 में। ठीक है, यासिर अराफात एक बहुत बड़े लीडर थे जो फिलिस्तीनियों के लिए काम, इजिप्ट में उन्होंने पढ़ाई की कायरो यूनिवर्सिटी से। फिर इन्होंने 1959 में अपना एक ग्रुप बनाया जिसको फतेह बोला गया, और आज फतेह पैलेस्तीन में पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, अभी मैं एक एक बिल्कुल टाइमलाइन के साथ चल रहा हूं, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। पैरेलली मैं बता रहा हूं कि पैलेस्तीन में क्या हुआ। ये तो इजराइल ने 1967 तक इतना एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। फतेह 1959 में इधर यासिर अराफात ने अपनी पार्टी बना ली, मतलब एक ग्रुप था पहले तो। ये इजराइल के खिलाफ काम करता था कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको चुन चुन के मारेंगे। और 1964 में अरब नेशंस ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी, और इसका भी चेयरमैन जो है वो यासिर अराफात को बना दिया गया। आप समझ रहे हैं? तो पीएलओ और फतेह जो दोनों एक ही बात में ग्रुप काम करने लगे, ये दोनों इजराइल के साथ काम करते थे, और इनका जो हेडक्वार्टर्स था ये इन्होंने जॉर्डन में बनाया। तो 1967 के बाद ये सब के सब जॉर्डन भाग गए और यहां से ऑपरेट करने लगे, और बाकायदा फिर यहां से ऑपरेशन इन्फर्नो की शुरुआत हुई। यहां पे एक छोटा सा टाउन है करामे, वहां पे भयंकर लड़ाई हुई। किसके बीच में? इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के बीच में और ये पीएलओ के बीच में। इन दोनों के लड़ाके लड़े और जॉर्डन में बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। इजिप्ट में क्या हुआ? इजिप्ट में दोस्तों ऐसा था कि देखिए, इजिप्ट में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो आया मोहम्मद नागूब 1952 से लेकर 56। फिर इजिप्ट के सबसे बड़े प्रेसिडेंट और सबसे जिनको इतना बड़ा लीडर बोला जाता था इजिप्ट का, अरब वर्ल्ड का अभी तक सबसे बड़ा अगर लीडर की बात करें तो वो एक ही है, उनका नाम है गमाल अब्दुल नासिर। ये जो थे, ये इतने इनको महान बताया जाता था कि जब लोग इबादत करते थे तो इनकी फोटो सामने रखते थे। और इन्होंने वाकई में इजिप्ट में बहुत काम किया, लेकिन बहुत ड्रॉबैक्स भी थे। इन्होंने इजिप्ट का पूरा नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया। 1968 आते आते गमाल अब्दुल नासिर की जब भी अरब और इजराइल के बीच में वॉर हुई तो हमेशा गमाल अब्दुल नासिर ने मीडिएट किया, लेकिन 1968 में गमाल अब्दुल नासिर की देहांत हो गया। अब दोस्तों यहां पे टर्निंग पॉइंट आता है। जब गमाल अब्दुल नासिर का देहांत हुआ तो यहां पे अनवर सादात आए। अनवर सादत जो है यहां पे आए, पहले वाइस प्रेसिडेंट बने अनवर सादत, और बाद में इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए। और जब 1970s में पूरा अनवर सादत के पास प्रेसिडेंसी आई, तब इन्होंने मॉडरेट पॉलिसी जो है वो अपनाई। अभी तक इजिप्ट जो था वो सबसे, जब भी इजराइल से युद्ध होता था तो इजिप्ट हमेशा सबसे पहले रहता था, लेकिन अब इजिप्ट ने अपनी मॉडरेट पॉलिसी अपनाई। एक्चुअली इसका रीजन एक और था, पहले तो 6 डे वॉर, फिर 1973 में एक और वॉर हुआ था जिसको बोला जाता है यूम किपर वॉर। यूम किपर वॉर, यहां पे इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला था वो इजराइल के पास चला गया था, और गोलन हाइट जो था सीरिया का वो भी इजराइल के पास था। तो गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला लेने के लिए इजिप्ट ने एक बार और इन्वेड किया इजराइल को, लेकिन इस बार भी इजिप्ट को कुछ नहीं मिला। लेकिन यहां पे इजराइल की भी जीत नहीं हुई। ठीक है, ये ड्रॉ मुकाबला था। ठीक है, ना ही इजराइल जो है वो बहुत अच्छे से इजिप्ट और सीरिया को हरा पाया, ना ही इजिप्ट जो है वो सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स को कैप्चर कर पाया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर यह हुआ कि अब इजिप्ट ने बोला भैया बहुत हो गई लड़ाई, इजराइल ने भी बोला बहुत हो गई लड़ाई, चलो अब टेबल पे समोसा वड़ा पाव खा के चाय पी के बात करते हैं, मजा आएगी, चलो बढ़िया। तो इजराइल और इजिप्ट में बात शुरू हुई, और वेरी फेमस 1978 में कैंप डेविड, मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं, अकॉर्ड्स, ये साइन किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी कैंप डेविड अकॉर्ड क्या थे? इसमें सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला जो था वो इजिप्ट को वापस दे दिया, गोलन हाइट्स भी। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के पास वापस आ गया। बदले में इजिप्ट ने क्या किया? इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया कि तुम एक नेशन हो। पहला अरब वर्ल्ड इजिप्ट बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, और इसमें अनवर सादत का बहुत बड़ा हाथ था। अब इजिप्ट में जो लोग थे वो अनवर सादत से बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वैसे भी अनवर सादत, जो गमाल अब्दुल नासिर ने पॉलिसी अपनाई थी उससे बिल्कुल उल्टा चल रहे थे। अनवर सादत थोड़े मॉडरेट किस्म के आदमी थे, वो उस हिसाब से पॉलिसी कर रहे थे। तो यहां पे जो इजिप्ट के घर के लोग थे उन्होंने अनवर सादत को ये बोला, ये क्या कर रहे हो भैया, इजराइल हमारा कट्टर दुश्मन है और तुम जाके उससे दोस्ती करके आ गए, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, ये और ज्यादा एग्रेसिव होगा। अनवर सादत ने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही वक्त बाद, कुछ ही साल बाद, मैं एग्जैक्ट डेट भूल गया, 1981 तक 82 था, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अनवर सादत को परेड देखने गए थे। मतलब इजिप्ट में परेड होती है अक्टूबर में, ठीक है, तो उसी परेड में अनवर सादत को भून दिया, मार दिया। अनवर सादत को, इजिप्ट के राष्ट्रपति को मार दिया।
और उसके बाद हौसनी मुबारक का इजिप्ट के राष्ट्रपति बने, जो कि 1983 से लेकर 2013 तक राष्ट्रपति रहे, 30 साल तक वो राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो इजिप्ट ने इजराइल को, तो फर्स्ट अरब वर्ल्ड बन गया जो इजराइल को उसने रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि इजराइल में बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। ये तो इजराइल, अब देखिए अरब वर्ल्ड जो है वो नरम पड़ रहा है, लेकिन पैलेस्तीन का क्या? पैलेस्तीन का क्या? पैलेस्तीन की हालत खराब हो गई। पैलेस्तीन अब बिल्कुल अकेला पड़ गया। पैलेस्तीन को फंडिंग बंद हो गई। और इसी दौरान दोस्तों हमास का भी उदय होता है, जो कि एक रिबेल ग्रुप था। अभी इसकी भी हम बात करेंगे, हमास ग्रुप की भी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो अब पैलेस्तीन का क्या हुआ? पैलेस्तीन को जब यह पता लगा कि यार अब कुछ नहीं, हमको अपने हाथ में ही सब कुछ लेना है, तो पैलेस्तीन ने इंतफादा लॉन्च कर दी 1987 से लेकर 1993 तक। अब ये क्या है? इंतफादा का मतलब ही होता है अपराइजिंग। यहां पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे हमला किया, यहां पे प्रोटेस्ट, बॉयकॉट्स, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत लोग मारे गए। 1993 तक चला और अल्टीमेटली 1993 में इसको रोका गया ओस्लो में। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। बिल क्लिंटन ने मीडिएट किया और 1993 में अगेन, अच्छा हाँ, अनवर सादत को पीस नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, जो इजराइल को, मतलब जो ये पीस इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ। ओस्लो अकॉर्ड क्या था? जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट इंतफादा जो कि 1987 से लेकर 1993 तक चली थी, उसमें बहुत खून बहा। तो ओस्लो अकॉर्ड में दोस्तों एक तरफ थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रैबिन, जिनको मार दिया गया, यित्ज़हाक रैबिन को भी खत्म कर दिया गया, और एक तरफ थे इधर यासिर अराफात। दोनों ने पीस अकॉर्ड साइन किए और अल्टीमेटली पहली बार पैलेस्तीन को, इजराइल ने पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। आप समझ रहे हैं? और पीएलओ एक आतंकी संगठन पहले माना जाता था। इसने बहुत सारे हाईजैक, डॉसन फील्ड हाईजैकिंग की, बहुत बॉम्ब ब्लास्ट किए, बहुत फेमस था। लेकिन 1993 में फाइनली पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। आप समझ रहे हैं? और यासिर अराफात यहां के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, पैलेस्तीन जो है, पैलेस्तीन को एक गाजा स्ट्रिप और ये वाला वेस्ट बैंक दिया गया। ठीक, लेकिन अब भी दोस्तों ये बंद नहीं हुआ। इजराइल जो है वो पूरी कोशिश करता रहा कि यरूशलेम जो है वो उसके पास आ जाए और बाकी के एरिया को भी कब्जा कर ले। ये इजराइल की लगातार निरंतर कोशिश चली। इसी से गुस्सा होके पैलेस्तीनियों ने दोबारा इंतफादा लॉन्च कर दी 2000 के बाद, 5 साल तक, 2000 से 2005 तक। इसमें और ज्यादा वायलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि इजराइल बाज नहीं आ रहा था, ये पैलेस्तीन की भी टेरिटरी छीनना चाह रहा था। तो इसी में पैलेस्तीनियों ने दोबारा इंतफादा लॉन्च कर दी। फिर बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि कब तक लड़ते रहोगे। यहां पे फिर फाइनली हम देखते हैं कि इजराइल अभी तक पैलेस्तीन का एरिया जो है वो लेना चाह रहा है और पैलेस्तीन जो है वो यहां पे एक्टिव है। पैलेस्तीन में 2005 के बाद इलेक्शंस हुए। ठीक है, और उसमें बकायदा पीएलओ जो है, फतह जो है, अब यहां पे पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। यहां पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहां पे पीएलओ थोड़ी नरम पड़ गई है। देखिए, इजराइल और पैलेस्तीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, है ना। इनको साथ में बैठ के ही काम करना पड़ेगा, वरना तो मर जाएंगे आपस में दोनों लड़ भिड़ के। और इजराइल जिस तरीके से कब्जा कर रहा है, अभी आपने देखा कि पैलेस्तीन ने गाजा स्ट्रिप के कितने खतरनाक प्लान जो है वो इजराइल के सामने आए। अभी रिसेंट न्यूज है, इजराइल का पूरा प्लान था कि इस पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया कोविड के चलते। और यहां पे यूनाइटेड नेशंस ने फिर अपील की इजराइल से और देशों से भी बोला कि आप मीडिएट करवाइए पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में। यहां पे जो पीएलओ है, ठीक है, पीएलओ के जो यहां की फतह पार्टी है, फतह पार्टी दोस्तों नरम है, वो इजराइल के साथ ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यहां का जो ग्रुप है, जो रिबेल ग्रुप है हमास, वो क्या बोल रही है कि इजराइल छोड़ के जाए यहां से। और अब जो रियल लड़ाई है वो हमास और इजराइल के बीच में है। फतह तो अब थोड़ी शांत पड़ गई है, वो अब पॉलिटिकली इन्वॉल्व ज्यादा हो गई है। लेकिन हमास जो है ये आतंकी ग्रुप है और ये समय इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहा है। और 2006 से लेकर अभी तक वॉर्स जो हैं, बैटल्स हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। हमास जो है वो चाहता है कि इजराइल पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाए और अभी तक ये नहीं हो पा रहा है। और अभी तक हमास और इजराइल डिफेंस फोर्सेस में लड़ाई जो है वो जारी है। आप समझ रहे हैं? इसमें बकायदा हमास को कंट्रोल करने के लिए ब्लॉकेड भी लगा दिया था इजराइल की फोर्सेस ने, इजिप्ट के साथ मिलकर। इसमें इजिप्ट भी साथ था। ठीक है, हमास को कोई ज्यादा अरब वर्ल्ड भी ज्यादा बहुत सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट पीएलओ और हमास की भी बिल्कुल बनती नहीं है।
हमास तो पीएलओ को भी अपना दुश्मन मांगता है, लेकिन अभी हमास जो है बहुत एक्टिव है। वो बोलता है कि इजराइल को पूरी तरीके से विड्रॉ करने जाना चाहिए, और इजराइल बहुत एग्रेसिवली, अब आप देखिए, अभी देखिए क्या हालत है। इजराइल देखिए ये जो पूरा लैंड है कैसे अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो ये वीडियो था दोस्तों, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब देख लीजिएगा, ये कंटेंट है, ये मैंने आपको बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये तो यरूशलेम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होगी, 25 लेक्चर की सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट हम स्टडी ग्लोस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे आप, और चैनल पे भी दोस्तों प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिए। फिलहाल कल हम बात करने वाले हैं, अब मैं थोड़ा हिस्ट्री ऑप्शनल पे फोकस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके सामने लेके आऊंगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।